हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में और मैं ये भी आशा करता हूं कि हमारे सभी प्यारे बच्चे जो इस समय हमारी क्लास के साथ जुड़े हुए हैं वो घर में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ बेटा क्लास आगे जाने से पहले, क्लास में आगे शुरू करने से पहले बेसिकली आपको दो काम करने हैं, दो भी क्यों तीन काम करने हैं। पहला काम, लाइक करेंगे आप लोग इस वीडियो को। सेकंड, कमेंट्स में भैया एक्टिव रहना है आप सभी को और बताते रहना है कि भैया क्या है, कैसा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए आपने, जितने आप लोगों के जानकारी में ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके साथी हैं, उन सभी के पास शेयर कर दो कि यार ये क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जरा देखते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग संस्थाओं के कामकाज के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर लेंगे। हम ये देख लेंगे कि यार क्या है, कैसे है, कितना है, ठीक है। इन सभी के बारे में सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं हमारे इस अध्याय को कि क्या है इस अध्याय में ऐसा छुपा। क्लास को शुरू करते हुए हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आप लोग ये जानना चाहें कि ये संस्थाएं होती क्या हैं, तो एक बार आप सभी बच्चे मेरे साथ इसको पढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर क्या बातें कही गई हैं। किसी भी देश की सरकार चलाने के लिए एक विशाल टीम की जरूरत पड़ती है। उस टीम में राजनेताओं के अलावा अन्य लोग होते हैं तो जो अपने काम में तकनीकी अनुभव और कुशलता रखते हैं। ये सभी लोग मिलकर कई संस्थाओं का निर्माण करते हैं। इन संस्थाओं के जरिए ही सरकार लोगों के प्रति अपनी कर्तव्य का निर्वहन करती है। तो बेसिकली क्या बात कही गई है, इसको समझने के लिए हम लोग साधारण शब्दों में बात करेंगे। यहां पर बात करी गई है संस्थाओं के कामकाज की। किसकी बात करी गई है? संस्थाओं के कामकाज की यहां पर बात करी गई है। अब पॉइंट क्या आता है? पॉइंट यह है कि संस्थाओं के कामकाज की तो हमने बात कर ली, समझना। अब इस शब्द को ही पहले तोड़ दिया जाए, यानी कि यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि संस्था, और यहां पर एक शब्द दिया गया है काम। कामकाज बोल लीजिए, काम बोल लीजिए। अगर हम इस शब्द को देखें संस्था को, तो संस्था कम एक टीम की तरह ज्यादा साउंड कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? संस्था को चलाने के लिए टीम की आवश्यकता है। काम को चलाने के लिए नॉलेज यानी कि अनुभव, काम करने के लिए अनुभव चाहिए, संस्था चलाने के लिए टीम चाहिए। तो यहां से हमें इन शब्दों के खेल को समझना होगा और यह जानना होगा कि वाकई में हम लोगों को जरूरत है भी या नहीं है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं भारतीय क्रिकेट टीम का। या भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। हम सभी जानते हैं कि बीसीसीआई यानी कि बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसको चलाए रखने के लिए, उसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में चलाए रखने के लिए किसकी जरूरत है? अरे भाई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन अगर इस बोर्ड में खिलाड़ी ही नहीं होंगे, टीम ही नहीं होगी कोई, तो किस प्रकार से ये बोर्ड काम करेगा भाई? कोई इनसे आके पूछेगा कि जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, खेलते कहां हो, कहां खेलते हो क्रिकेट? कहते अरे यहीं खेलते हैं पड़ोस वाले मैदान में। अच्छा, टीम कहां है? टीम आ जाती है अपने आप। अरे ऐसे कैसे आ जाएगी भाई? पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाएगी। ठीक उसी प्रकार से बेटा हमारी जो संस्थाएं हैं, ठीक है, संस्थाएं कितने प्रकार की हैं वो भी समझेंगे, लेकिन हमारी जो ये संस्था है इनको चलाए रखने के लिए टीम की जरूरत पड़ती है। अब टीम बना ली, टीम का काम क्या होगा? काम करना।
लेकिन क्या काम ऐवे ही हो जाता है? बिना किसी अनुभव के, बिना किसी एक्सपीरियंस के काम हो जाता है क्या? नहीं होता। अनुभव होना, स्किल होना, स्किल्स होना बेसिकली ये जरूरी है। अगर अनुभव, स्किल्स, तकनीकी सहायता, अगर ये सब नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज का। समझ गए कि नहीं समझे? काम या अनुभव यानी कि तकनीक, सहायता, स्किल्स, अनुभव, ये सभी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर जरा आगे हम बढ़ें और हम इसके अर्थ को और बेहतर समझें, तो अगर हम संस्थाओं की बात करते हैं तो साधारण शब्दों में इसको कुछ ऐसे जोड़ेंगे, संस्थाएं। सबसे पहला, आप लोगों ने ये देखा होगा, आम चुनावों की बात करते हैं, आप लोगों ने अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं ये जरूर देखा होगा कि वोट गिरने जा रहे हैं हमारे माता पिता, बड़े भाई बहन, है ना, दादा दादी, नाना नानी, मामा ताई, चाचा चाची वोट देने जा रहे हैं। अब वोट देंगे किसको? कोई तो होगा जिसको वोट दिया जाता होगा। तो वोट यानी कि चुना जाना, प्रजा द्वारा चुना जाना। हम जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, आप पढ़ चुके हैं। अब भारत में लोकतंत्र है मतलब लोग चुनते हैं। चुनते किसको हैं भैया? विधायिका को। तो विधायिका पहली संस्था है और यहां पर आप डाल सकते हैं कि चुने हुए लोग। कोई एग्जाम क्रैक नहीं करना है आपको, सिंपल लैंग्वेज इतना याद रख लो कि कोई एग्जाम नहीं देना है, चुने हुए लोग हैं। कुछ मेजॉरिटी से चुने जाते हैं, कुछ जनता द्वारा चुने जाते हैं, कुछ उन्हीं इसी संस्था के अंदर के जो लोग हैं वो चुनते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरा, आप लोग एक चीज देखते होंगे कि यार सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी मास्टर बन जाऊं, सरकारी क्लर्क बन जाऊं, ऑफिसर बन जाऊं, आईएएस बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं, आईएफएस बन जाऊं, पर कुछ तो बन जाऊं, पुलिस में चला जाऊं, आर्मी में चला जाऊं, अरे कहीं तो ले लो मुझे कोई। तो भैया ये सारी की सारी आती है हमारी कार्यपालिका में। यानी कि चुने हुए नहीं होते हैं, ये चुने हुए नहीं होते हैं, ये होते हैं नियुक्त। नियुक्त में भी एग्जाम द्वारा भी नियुक्त होते हैं और कुछ अप्रोच द्वारा भी, यानी कि कुछ सिफारिश से भी होते हैं। अब ये मत कहना कि सिफारिश से हो रहे हैं तो भैया गलत चीज है, नहीं। इस शब्द को भी समझेंगे, एक एक करके समझेंगे कि क्यों सिफारिश शब्द का हमने यहां पे प्रयोग किया। दूसरा बी हो गया है हमारा। अंग कितने हैं? 3 अंग हैं। तीसरा अंग क्या हो सकता है संस्था में? भाई आप लोगों ने देखा होगा घर में कभी चोर घुसी आया, अरे यार चोर घुसी आया, पकड़वाओ उसको, पुलिस आई, पुलिस तो कार्यपालिका है, पकड़ के ले गई। अब क्या करा जाए? नुकसान कर दिया है, छत से कूदा, सीधे हमारी गाड़ी पे कूद गया, गाड़ी की छत दबा दी, कौन भरेगा नुकसान? है भाई, मारपीट के तो निकलवा नहीं सकते हो, पैसा है ही नहीं उस पैसे। आपको गुस्सा है, आपने कहा इसको तो मैं सजा दिलवाऊंगा। सजा दिलवाने के लिए कहां जाओगे? न्यायालयों में जाओगे। तो क्या आ जाएगा हमारा तीसरा? न्यायपालिका। न्यायपालिका, अब ये मत कहना कि न्यायपालिका में नियुक्त होते हैं या बेसिकली कैसा होता है। तो भैया यहां भी नियुक्त होते हैं, लेकिन सिंपल ध्यान रख लो कि बिना एग्जाम क्रैक किए आप यहां नहीं जा सकते। इसमें जाने का तरीका ही एक है कि आप एग्जाम क्रैक करो। जुडिशरी का एक पेपर होता है, उसको आपको निकालना होता है। इसके अलावा भी दूसरे भी तरीके हैं। आप वकालत करते हो, वकालत करते करते आपका अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है तो भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपका एक सर्टेन पीरियड हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज एग्जाम तो आपको क्रैक करना ही करना होगा। तो यहां से हमें 3 अंग दिखाई दिए, पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग। 3 अंग मिले, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पाते हैं कि कार्य विधायिका में क्या क्या आता है। विधायिका को समझने के लिए हम इसको दो आधारों पर बांट देंगे। केंद्र और राज्य में बांटा। केंद्र के अंतर्गत साधारण शब्दों में हम यहां संसद वर्ड को डालेंगे। किसको डालेंगे? संसद को डालेंगे। और राज्य के स्तर पर हम क्या करेंगे? राज्य के स्तर पर हम विधानसभा। फिर राज्य के ही स्तर पर हम लोग क्या करेंगे? स्थानीय डालेंगे। और स्थानीय में दो डालेंगे, एक डालेंगे हम पंचायत और एक हम क्या डालेंगे? पार्षद, या हम ये बोल सकते हैं इसको ग्रामीण, ज्यादा बेहतर तरीका होगा। ग्रामीण और शहरी। तो हमने कैसे विभाजित किया इसको? हमने केंद्र और राज्य में विभाजित किया। केंद्र में हमने संसद डाला, राज्य में हमने विधानसभा डाला और दूसरे में हमने स्थानीय शब्द का इस्तेमाल करा। स्थानीय में हमने ग्रामीण और शहरी स्तर पर उसको विभाजित कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब अगर संसद को मैं बांटना चाहूं तो संसद को भी हम 3 स्तरों पर बांटेंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण स्तर आपका आ जाता है वो होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के बाद जो आती है ताकतवर शक्ति वो होती है लोकसभा, और फिर आती है राज्यसभा। अब सवाल उठता है यहां पे किसका? भाई हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? विधायिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो विधायिका का जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। इसको और थोड़ा सा ज्यादा तरीके से अगर हम समझें, थोड़ा बेहतर तरीके से हम समझें, तो लोकसभा में से पीएम निकलता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, लोकसभा में से प्रधानमंत्री निकलेगा और ये सत्ताधारी जो दल होगा चुनाव के बाद, जिसको सबसे ज्यादा ताकत प्राप्त होगी, सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, चाहे वो गठबंधन से हो या बहुमत से हो, दोनों ही स्थिति में जो सबसे ज्यादा ताकतवर दल होगा वो अपना नेता चुनता है और वही प्रधानमंत्री बनता है। फिर वो प्रधानमंत्री कोई भी बने। विधानसभा या विधान परिषद की अगर हम बात कर लेते हैं तो इन स्थितियों में यहां पर जो सत्ताधारी दल होगा उसका जो मुखिया होगा, सेम तरीका होता है, बस राज्य स्तर पे है, उसको हम सीएम बोलते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर। तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर बड़ा है प्रधानमंत्री से, तो गलत है, क्योंकि हर राज्य का अपना एक चीफ मिनिस्टर है, लेकिन प्रधानमंत्री केवल एक है पूरे भारत का। स्थानीय स्तर की बात करी हमने। यहां पे अगर आप ग्रामीण स्तर पर निकालेंगे तो आप पंच को चुनते हैं, पंच, सरपंच टेक्निकली। शहरों की अगर मैं बात करूं तो शहरों में आप किसको चुनते हैं? जो सबसे ताकतवर होता है, चेयरमैन। कौन होता है? चेयरमैन होता है। चेयरमैन सबसे ताकतवर पद। अब चेयरमैन के बाद भी एक पद आता है और वो पद किसका है? पार्षद का पद।
चेयरमैन और फिर आता है पार्षद। तो इस प्रकार की विधायिका का एक स्ट्रक्चर होता है और विधायिका हमारी एक संस्था है। और अब आप देख सकते हैं कि संस्था के कितने सारे अंग हैं, कितने सारे अंग होते हैं। इसमें हम इनके सदस्यों का नाम अगर हम लें तो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं हम सांसद। संसद के जितने भी सदस्य होंगे उनको हम सांसद बोलेंगे, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे कोई हो। वहीं पे अगर मैं विधानसभा की बात करूं, हमारी जो स्टेट्स की जो विधानसभा होती है उनकी अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा में हमारे होते हैं विधायक। ये सांसद टीम है, एज ए टीम काम कर रहे हैं, और यहां पर ये विधायक एज ए टीम काम कर रहे हैं कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जैसे क्रिकेट बोर्ड थी उसका एक पार्ट, उसका दूसरा पार्ट, उनके अलग अलग पार्ट, और ये टीम मेंबर। ध्यान रखना, टीम मेंबर केवल और केवल कौन होंगे? केवल वही होंगे जो कि जीवित हैं, उन्हीं को हमने टीम मेंबर माना है। अदरवाइज हमने इनको बाकी के चीजों को यूनिट माना है, जो कि याद करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्लियर है सभी को? इसमें किसी को भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपना शिफ्ट करते हैं प्लान किस पर? कार्यपालिका पर करते हैं। कार्यपालिका में ध्यान रखिएगा कि दो अंग आएंगे आपके। पहला मंत्रिपरिषद, और दूसरा आती है नौकरशाही। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत सांसद व विधायकों में से चुने हुए लोगों को मंत्री पद दे दिया जाता है। और मंत्री पद मिलने के साथ साथ उनको अपना एक डिपार्टमेंट भी दे दिया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने सुना भी होगा कई बार, गृह मंत्री आ रहे हैं, वित्त मंत्री आ रहे हैं, भारत के गृह मंत्री, भारत के वित्त मंत्री आ रहे हैं, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री आ रहे हैं, रेल यातायात इनके अंतर्गत है पूरा की पूरा, भारत में क्या कहते हैं आपके रक्षा मंत्री आ रहे हैं। तो अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं, तो उनको अपना अपना एक पूरा की पूरा डिपार्टमेंट मिला हुआ होता है। वहीं पे अगर नौकरशाही की मैं बात करूं तो नौकरशाही में आपके सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये कौन होते हैं बेटा? ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, है ना, ये सारे के सारे ऑफिसर्स हमारे नौकरशाही में आते हैं। अब कार्यपालिका जो है ये दोनों ही लोग मिलकर काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो मंत्री परिषद है उनको विशेषता हासिल नहीं है किसी कार्य में, उनका कंट्रोल है किस पर? हमारे सांसदों पर और विधायकों पर। यानी कि सांसद और विधायक होने के साथ साथ वो मंत्री भी हैं। क्योंकि वो मंत्री हैं तो उनकी लोकसभा और राज्यसभा में पहुंच है अच्छी खासी। जो नौकरशाही है, जो कि वास्तविक तौर पर बहुत ज्यादा, यूपीएससी जो होती है सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या कर रही है, एक तरीके से सबसे ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को आगे ला रही है। तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस नौकरशाही है, इनको ज्ञान है सारा। ये अपना ज्ञान क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, इनके साथ शेयर करते हैं। मंत्री परिषद का डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग होते हैं, बेसिकली पार्ट है, दोनों पार्ट हैं एक दूसरे का, कुछ अलग नहीं है, पार्ट है। मंत्री परिषद के अंदर भी मंत्री, विधायक और कुछ नौकरशाह और होते हैं जो कि कहां रह के काम करते हैं? इसी मंत्री परिषद में रह के काम करते हैं। तो ये सारे आपस में मिलकर एक यूनिट का काम कर रहे हैं। तीसरी यूनिट पर आते हैं, न्यायपालिका।
न्यायपालिका को समझने का तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप एक पिरामिड बना लो। पिरामिड समझते हैं आप? पिरामिड होता है जो इजिप्ट में आपको दिखते हैं ना, मम्मी आ गई भैया, मुर्दा जीवित हो गए, मुर्दा जीवित होके घूम रहे हैं रोडों पे, यूं बढ़िया। मूवी भी है, आप मूवी देख सकते हैं पिरामिड। सबसे बढ़िया तरीका क्या है भाई? जो चीज सबसे ऊपर है वो आएगी सुप्रीम कोर्ट, एससी, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। फिर आता है हाई कोर्ट, एचसी यानी कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। फिर आपका आता है डीसी, डीसी होता है आपका बेसिकली जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये आपका हो गया न्यायपालिका का स्ट्रक्चर। ये पावर के मामले में ऊपर जाता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपको सुप्रीम शक्ति मिलती जाएगी। तो ये होती है हमारी संस्थाएं। अब सवाल ये उठता है कि हमें इनकी जरूरत क्यों है? सॉरी, जरूरत क्यों है ये तो हम बता चुके हैं। पॉइंट आता है इनके पक्ष में, पक्ष और विपक्ष। पक्ष में ये कहना सही होगा क्योंकि इसके अंदर शक्ति कभी किसी एक के हाथ में नहीं है, शक्ति का बंटवारा है और शक्ति का बंटवारा होने के कारण पारदर्शिता है। विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष में क्या है? क्योंकि शक्तियों का बंटवारा है, इसी कारण से विपक्ष में देखना सेम ही चीज आएगी बीच में निकल के, शक्ति का बंटवारा। पर इसमें क्या है? निर्णय लेने में समय लगता है। तो बेसिकली क्या कही गई है बात कि ये हमारा पक्ष और विपक्ष में सेम ही चीज है कि शक्तियों का बंटवारा है। ये बात अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन इसके कारण एक जगह तो निर्णय लेने में समय लगता है, ज्यादा बहुत समय लग जाता है किसी योजना को लागू होने में, उसका रिजल्ट दिखने में। साथ ही साथ क्योंकि शक्तियों का बंटवारा है तो निरंकुशता नहीं है, पारदर्शिता आपको देखने को मिलेगी, आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि कोई दिक्कत आप लोगों को आनी नहीं है उसके बाद। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो पक्ष के बारे में जाना, विपक्ष के बारे में जाना, हमने न्यायपालिका के बारे में जाना, हमने कार्यपालिका के बारे में जाना, हमने विधायिका के बारे में जाना। अब अगर कोई चीज रह गई है, कोई पार्ट ऐसा रह गया है, छूट गया है, तो वो पार्ट क्या हो सकता है? वो पार्ट केवल एक है कि विधायिका का कार्य क्या है, कार्यपालिका का कार्य क्या है और न्यायपालिका का कार्य क्या है। कार्य विधायिका से शुरू करते हैं। और विधायिका के बारे में हम ये जान गए थे कि विधायिका में चुने गए लोग गए हैं और उनको कोई तकनीकी जानकारी नहीं है, स्पेशलाइज नहीं है वो किसी चीज में, बस चुनकर आए हुए हैं क्योंकि लोगों ने उन्हें ये सोच के वोट दिया है कि यार ये आगे जाके हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे ही करेंगे, हमारा भला भी करेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी समस्याओं को सुनेंगे। इनके आधार पर इनको चुना जाता है। हो सकता है कोई एक आध केस हो जिसको स्पेशलाइजेशन हो उस चीज में, बट ऐसा देखने को कम मिलता है ज्यादा, क्योंकि इनके चुने जाने में कोई ये चीजें नहीं आती हैं कि यार इतना पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
जनता को पसंद आना चाहिए, जनता के दिलों को छू देने वाला होना चाहिए और वो जीत जाएगा। तो विधायिका का काम थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लगता आपको जब हम ये कहते हैं कि विधायिका कानून लागू करती है, सॉरी कानून बनाती है, कानून बनाती है। बच्चे कह रहे होंगे भैया जब इनको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, इनको कोई तकनीकी स्ट्रेंथ इनके पास नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है, तो एक कानून कैसे बना देंगी भाई? क्या यही रीजन है कि कानून के बनने पे इतना ज्यादा हंगामा और 10 चीजें होती हैं? मेरा जवाब है नहीं। कानून बनाना इनका काम इसलिए होता है, क्यों कहा जाता है कि ये कानून बनाती हैं? क्योंकि जो भी दस्तावेज संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है, भाई लोकसभा में और राज्यसभा में पेश किया जाएगा, कोई भी कानून यहां भी उसका पारित होना आवश्यक है। यानी कि जो भी सांसद हैं, है ना, जितने भी है मेजोरिटी में उसका पास होना जरूरी है। सेम चीज यहां भी उसका पारित होना जरूरी है। तो कार्यपालिका कितना भी कानून बढ़िया बनाकर दे दे, जब तक सांसद जितने भी हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, जब तक वो रेडी नहीं होंगे उस चीज के लिए, वो पारित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें लोकतंत्र में लोगों के हाथ में शक्ति देनी है, और लोगों के हाथ में शक्ति का मतलब है कि लोगों के द्वारा जो चुने गए लोग हैं उनके हाथ में शक्ति है। तो यही कारण है हम ये बोल देते हैं कि ये लागू कानून बनाती है। चलिए, वास्तविक तौर पर जो कानून बनाने का कार्य होता है वो होता है कार्यपालिका का। क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि यहां पर नौकरशाही भी है और मंत्रिपरिषद भी है। मंत्रिपरिषद के अंदर भी नौकरशाही है। तो कानून बनाना वास्तविक तौर पर यहीं पे ही होता है, रियल। पर यहां पर केवल दस्तावेज बनता है, वो कानून नहीं बनेगा। यहां पर दस्तावेज, पूरा की पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करा जाएगा। रेडी होने के बाद वो यहां पर जाता है और फिर जाके वो कोई कानून बनता है। अच्छा, जब कानून बन जाएगा तो उसके साथ उस कानून को लागू भी करवाना होगा। तो जब ये चीज यहां जाएगी, डन हो गया है, मान लो यहां से पार्ट, ये पार्ट डन हो गया है, यानी कि कानून डन हो चुका है। डन होने के बाद ये वापस इनके पास आएगा, कार्यपालिका के पास, कि भैया अब डन हो चुका है। अब जो नौकरशाही जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे काम कर रही है, वो उसे लागू करेगी। ठीक है? तो कुल मिला के किसका काम आ गया? लागू करना भी कार्यपालिका का काम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया है काम कार्यपालिका का लागू करना। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तो हम आ जाते हैं न्यायपालिका पे। अब आपने अक्सर देखा होगा न्यायपालिका को कि कई बार न्यायपालिका सरकार के कामों में टांग अड़ाती है, कई बार नौकरशाही के कामों में टांग अड़ा देती है। क्या ये अच्छा नहीं कर रहे हैं? आप ऑफिसर हैं, बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, गलत है, हम नहीं मानते। सेम चीज भाई, प्रधानमंत्री होंगे आप, हम भी सर्वोच्च न्यायालय से हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इस पर सोचे और काम करे। तो इससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि ये कानूनों की समीक्षा करती है। समीक्षा मतलब जांच पड़ताल, चेक करती है कानून ठीक है या फिर नहीं है। यह भी ध्यान रखती है कि संविधान का उल्लंघन ना हो या संविधान का पालन हो, दोनों ही शब्द बोल सकते हैं, संविधान का पालन हो। तीसरा एक और काम है, गुनहगारों को सजा देना, यानी कि न्याय देना। न्याय देने के लिए दो कार्य आते हैं, एक होता है दीवानी कानून, जी हां दीवानी, वो वाला दीवाना नहीं, दीवानी की बात हो रही है, और फौजदारी कानून, यानी कि दीवानी और फौजदारी। आपको ध्यान रखना होगा, फौजदारी, फौज यानी कि एक तरीके से मामला बड़ा है, हत्या का, डकैती का, किसी की मृत्यु हो गई है, कत्ल वगैरह कुछ कर दिया है, डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर, जो भी करना है वो सारे के सारे मामले आपके फौजदारी में। जमीन जायदाद, डाइवोर्स वगैरह, इन सभी के मामले जो होते हैं वो आपके
दीवानी कानूनों में। तो इस प्रकार से हमारी ये जो संस्थाएं हैं अपना अपना एक फर्ज निभाती हैं, और क्योंकि ये तीनों संस्थाएं आपस में स्वतंत्र हैं पूर्ण रूप से, तो किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ना तो विधायिका पूर्ण रूप से कार्यपालिका पे कंट्रोल पा सकती है। भाई कार्यपालिका के अंदर जो जॉइंट सेक्रेटरी और जो आपके चीफ सेक्रेटरी की जो पोजीशन होती है, वो एक आईएएस अधिकारी तभी बन पाता है जब वो 18 या उससे ज्यादा साल की नौकरी पूरी कर लेता है। और वो पोजीशन इतनी जबरदस्त होती है कि उस समय पर वो जो चीफ सेक्रेटरी या जो जॉइंट सेक्रेटरी, जो भी जिस पोजीशन पर भी वो आईएएस अधिकारी है, उसके हाथ में पूरा की पूरा मंत्रालय होता है। यानी कि अगर आप बात करें रक्षा मंत्रालय की, तो सोचिए रक्षा मंत्रालय में 2 लोग हैं, एक जो कि विधायिका का है अंग, मंत्री है कोई, है ना भाई, मान लेते हैं कि रक्षा मंत्री है कोई, उसके साथ साथ उस पोजीशन पे भाई जो दूसरा है है ना, जो दूसरा ऑफिसर बैठा हुआ है जिसको नॉलेज है, ज्ञान है वो, तो ये 2 व्यक्ति कितने ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। सोचो, उनके हाथ में पूरी की पूरी फोर्स है, आर्मी भी है, पुलिस फोर्स भी है, सब कुछ इनके हाथों में है। तो सोचो ताकत कितनी ज्यादा होगी कार्यपालिका के पास, बहुत जबरदस्त पावर है। अच्छा, कार्यपालिका के जो 2 अंग थे हमारे, जो यहां पर मैंने आप लोगों को समझाया था, मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है, कार्यकाल जो होता है वो होता है चुनाव तक। यानी कि जब दूसरे चुनाव आएंगे तो भैया टाटा गुड बाय, या तो जीत जाओ दोबारा। नौकरशाही की ड्यूटी होती है, ड्यूटी यानी कि प्रॉपर नौकरी होती है। इनको जब तक सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, रिटायर्ड नहीं होते हैं, तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, प्रमोशन होता रहता है एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आज की हमारी जो बेटा ये क्लास थी, ये मेरे हिसाब से बहुत प्यारी क्लास गई है। तो लाइक, शेयर और कमेंट तो भैया करते रहना, जितना कर दो उतना सपोर्ट हमारे लिए बढ़िया है। इसी के साथ मैं हमारी आज की इस क्लास को बेटा समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी और आप लोगों ने बढ़िया अच्छे तरीके से बैठ के हमारी इस क्लास को पूरा देखा होगा। ऐसी और क्लासेस के साथ मैं आपके साथ समय समय पर जुड़ता रहूंगा। फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच।